हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। प्रीवियस क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया था और आज अपने पेनिसिलियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि पेनिसिलियम के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वह oogamous यानी विषम युग्मकी प्रकार का होता है। oogamous यानी विषम युग्मकी का अर्थ क्या है? oogamous विषम युग्मकी यानी इसमें गैमीट युग्मक की फॉर्मेशन होती है और दोनों ही गैमीट्स कैसे होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएट रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं विषम युग्मकी। दोनों एक दूसरे से असमान होते हैं। ठीक है बच्चों, जो oogamous में जो विषम युग्मकी हैं, इनमें से एंथ्रीडियम जो मेल को रिप्रेजेंट करता है और एस्कोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। oogamous में जो एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर है वो मेल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और एस्कोगोनियम यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। और दोनों ही जो सेक्स ऑर्गन है एक ही माइसीलियम यानी एक ही थैलस के ऊपर उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं होमोथैलिक, समजालिक। होमोथैलिक का मतलब क्या है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस के ऊपर बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं। चलो बच्चों, अब अपने स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। अगर पेनिसिलियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, लैंगिक जनन देखें, तो बच्चों माइसीलियम के बारे में मैंने बताया था कि इसका एक जो मैच्योर माइसीलियम है उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल मिलती है। ठीक है, और सेल वॉल किसको घेरे हुए रहती है? डेंस साइटोप्लाज्म, सघन कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होती हैं। और बच्चों बिल्कुल सिंपल प्रकार के सेप्टा यानी पट इसमें मिलते हैं। अब बच्चों क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसका जो माइसीलियम है, कवक जाल के जो सूत्र हैं, वहां पर जो सेक्स ऑर्गन है वे एराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन बिल्कुल पास वाली जो हाइफी है वहां से एराइज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है? एस्कोगोनियम, जो कि एक लंबा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, डेवलप होता है और इसमें जो केंद्रक हैं वे भी असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। जो एस्कोगोनियम है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो किसी भी हाइफी से एराइज हो सकता है, किसी भी हाइफी से एराइज हो सकता है। जो मैच्योर हाइफी कवक सूत्र होती है वहां से मेल सेक्स ऑर्गन यानी जो एस्कोगोनियम है वो एराइज होते हैं। एस्कोगोनियम की स्ट्रक्चर देखें तो एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबी तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म और इसमें क्या है? असंख्य न्यूक्लियस रहते हैं, असंख्य न्यूक्लियस रहते हैं। धीरे धीरे ये आकार में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। बच्चों, इसके पास वाले ही थैल से, इसके पास वाले ही हाइफी यानी कवक सूत्र से मेल सेक्स ऑर्गन एराइज होता है, जिसको अपने बोलते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियल ब्रांच। बच्चों एंथ्रीडियल ब्रांच जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है पेनिसिलियम का, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ये बात ध्यान रखना। एस्कोगोनियम में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मैनी न्यूक्लियस हैं, अनेक केंद्रक हैं, लेकिन एंथ्रीडियल जब ब्रांच डेवलप होती है इसकी पास वाले ही शाखा से, तो बच्चों सिर्फ उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो एंथ्रीडियम यहाँ सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट होता है, जो कि इसका मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे क्या करता है, यह भी मैच्योर होकर लंबाई में बढ़ता जाता है और एस्कोगोनियम के चारों ओर यह लिपट जाता है, चारों ओर यह लिपट जाता है। अब बच्चों इसमें देखो, नेक्स्ट डायग्राम में देखो, जो एंथ्रीडियम है
न्यूक्लियस इसके टिप सिरे पर है, वहां पर एक सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन एस्कोगोनियम में कहीं भी सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं है। ये देखो, एस्कोगोनियम में कहीं भी सेप्टा यानी पट का निर्माण नहीं होता। अनेक जो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर रहते हैं। लेकिन एंथ्रीडियम में देखो कि बिल्कुल सिरे पर जो न्यूक्लियस चला जाता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी गाढ़ा है, सघन है। अब यहाँ पर एक पट की फॉर्मेशन हो जाती है, पट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी हेल्प से ये एंथ्रीडियम अलग हो जाता है। इसको अब अपने बोलेंगे मैच्योर एंथ्रीडियम, और ये क्या है, मैच्योर एस्कोगोनियम। दोनों ही मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम, ठीक है, ये इनकी एक मैच्योर स्ट्रक्चर है। बच्चों अब इसी दौरान क्या होता है कि जो मैच्योर एस्कोगोनियम है, इसके चारों ओर अनेक हाइफी कवक सूत्र जो कि बंधे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, इसके चारों ओर एक जालनुमा नेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। वे इसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय होने से, चोट लगने से इसको बचाते हैं। अब बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे जो एंथ्रीडियम है उसका न्यूक्लियस एस्कोगोनियम के बिल्कुल पास आकर, ठीक है, इसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और जहां से ये चिपकते हैं वहां इनकी जो वॉल है वो डिजनरेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, घुल जाती है। इनकी जो वॉल घुलने के कारण जो एंथ्रीडियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एस्कोगोनियम के अंदर आ जाता है, एस्कोगोनियम के अंदर आ जाता है। लेकिन बच्चों यहां पर आप देखो, सिर्फ यहां पर मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कैरियो का मतलब क्या है, केंद्रक, काइनेसिस का मतलब क्या है, संलयन, ठीक है, विभाजन, सॉरी विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, केंद्रकों का विभाजन, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटो का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन। बच्चों यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो कि इसमें क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। यहां पर आप देखो कि जब दोनों की वॉल घुल जाती है, ठीक है, तो एंथ्रीडियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एस्कोगोनियम के अंदर एंट्री कर जाता है। लेकिन बच्चों जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस है, जिसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, वो एस्कोगोनियम के अंदर एंट्री नहीं करता, वो एस्कोगोनियम के अंदर एंट्री नहीं करता। तो इसमें बच्चों क्या होगा, सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है उसका मिक्सअप होगा, उसका संलयन होगा, उसका फ्यूजन होगा। लेकिन केंद्रक, जो मेल केंद्रक है वो फीमेल केंद्रक के पास एंट्री नहीं करता, यानी एस्कोगोनियम में एंट्री नहीं करता। बच्चों ये एंथ्रीडियम के अंदर ही रहता है। लेकिन जब ये टच होते हैं दोनों पार्ट, जब एस्कोगोनियम के साथ एंथ्रीडियम जब टच करते हैं तो एस्कोगोनियम में एक बहुत बड़ा रूपांतरण होता है, बहुत बड़ा चेंजेज होता है। ये क्या, स्टिमुलेट हो जाती है, इसकी जो बॉडी है, एस्कोगोनियम की जो बॉडी है वो स्टिमुलेट हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट हो जाती है, एक उद्दीपन होता है, ठीक है, उद्दीपन होता है। और इसमें जो अनेक सारी जो न्यूक्लियस थे, अब वे न्यूक्लियस का जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और प्रत्येक के बीच में पट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखो यहाँ पर सेप्टा की फॉर्मेशन होगी और सेप्टा की फॉर्मेशन होगी और प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हैं वे डाइकैरियोटिक स्टेज में द्विकेंद्र की अवस्था में सेट हो जाते हैं। यानी एक सेल के अंदर केंद्रकों की संख्या कितनी है, 2 है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एंथ्रीडियम जैसे ही इससे टच करता है तो ये स्टिमुलेट होता है। एंथ्रीडियम का जो मेल न्यूक्लियस है इसके अंदर एंट्री नहीं करता, सिर्फ इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। और उद्दीपन से उद्दीप्त होकर, स्टिमुलेट होकर एस्कोगोनियम की जो बॉडी है बच्चों, उसमें द्विकेंद्र की
कोशिका जो है, स्टेज है, वो उत्पन्न हो जाती है। इसमें सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है और प्रत्येक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस है किसकी वजह से होता है? एंथ्रीडियम के स्टिमुलेशन की वजह से हो जाता है। यहाँ पर एंथ्रीडियम का बस यही रोल है कि एस्कोगोनियम को स्टिमुलेट करना, ताकि उसमें द्विकेंद्र की प्रावस्था उत्पन्न हो जाए। इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है? डाई का मतलब 2 और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं द्विकेंद्र की प्रावस्था। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होगा? थोड़ी देर बाद अब इसमें क्या होगा? जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनमें फ्यूजन होगा। प्रत्येक सेल में 2-2 न्यूक्लियस हैं और दोनों न्यूक्लियस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। दोनों न्यूक्लियस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। यहां मैं लिख देता हूं फ्यूजन। और फिर दोनों न्यूक्लियस में जब फ्यूजन होगा तो हैप्लोइड स्ट्रक्चर क्या बना देगी? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगी। एक डिप्लॉइड, एक द्विगुणित केंद्रक बना देगी। बच्चों अब उस द्विगुणित केंद्रक के अंदर मियोसिस होगा। अब उस दोनों जो हैप्लोइड न्यूक्लियस हैं आपस में फ्यूजन करके, संलयन करके द्विगुणित केंद्र की फॉर्मेशन करेंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेंगे। अब डिप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होगा? मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो वापिस गुणसूत्रों की संख्या कैसी होंगी? हाफ रह जाएंगी। यानी ये कैसे होंगे? एस्कोस्पोर जो बनेंगे डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस के द्वारा जो एस्कोस्पोर बनेंगे वे कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे, आगुणित होंगे। क्यों? क्योंकि मियोसिस हो रहा है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देना। इसलिए जो डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर थी वो मियोसिस विभाजन के दौरान हैप्लोइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। यहाँ जो एस्कोस्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। अब जो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये जो एस्कोस्पोर हैं ये जर्मिनेशन करेंगे, अंकुरित होंगे और अंकुरित होकर जर्मिनेशन कर वापिस क्या है? एक न्यू माइसीलियम को जनरेट करने में कैपेबल होते हैं। बिल्कुल एक हूबहू नया माइसीलियम ये तैयार कर देते हैं। तो बच्चों ये था पेनिसिलियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। और इससे जो रिलेटेड डायग्राम है किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल वे में और बिल्कुल सिंपल डायग्राम से शो करना है। बच्चों डायग्राम के अंदर आप उनको वेल लेबल करो ताकि आपकी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो। सब कुछ डायग्राम के अंदर ही समझा दिया करो ताकि थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो। ठीक है। इसलिए अपने बोलते हैं कि जो डायग्राम आप शो करो वो वेल लेबल्ड हो। ठीक है। पूर्ण रूप से उसको वेल लेबल करो। ठीक है। कोई भी इसमें अक्षर है जो छूट ना जाए।